नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में रोज आपके लिए अलग अलग विषय पर हम जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान फसल की देखभाल को लेकर, कैसे धान फसल की सुरक्षा आप कर सकते हैं रोग और कीटों से, और बात होगी अंगूर की खेती की। जी हाँ, ये आज के दो प्रमुख विषय, अंगूर की खेती और साथ ही धान फसल की सुरक्षा। इन दोनों विषय पर आज आपको हम जानकारी देंगे और साथ ही इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर.जी. सोम कुमार जी। आप निदेशक हैं राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे। डॉक्टर सोम कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो जाना आपने हमारे जो आज के दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं इस बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश, अभी जो धान की खेती हमारे किसान कर रहे हैं, खेतों में लगी हुई है धान, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? इस समय धान की फसल ज़्यादातर देश के ज़्यादातर हिस्सों में वानस्पतिक बढ़वार अपनी पूरी कर चुकी है। गाभे की अवस्था में है, कहीं पर ये अवस्था पार हो चुकी है, यानी बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं। कहीं पर बालियों में अब दूध पड़ रहा है, यानी दाना आपका भरना शुरू हो गया है। तो अलग अलग अवस्थाओं में इस समय धान की फसल खड़ी है। इस समय पे पानी की सही व्यवस्था आपको करनी है, साथ ही साथ फसल की कीड़े मकोड़े और बीमारियों से भी आपको सुरक्षा करनी है। जी बिल्कुल। तो ना सिर्फ सिंचाई बल्कि इसके साथ साथ रोग और कीट से सुरक्षा प्रदान करनी बेहद ज़रूरी, जिससे आने वाले समय में कोई समस्या ना हो और अच्छा उत्पादन हम ले सकें। इस बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर दिनेश, लेकिन आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की उचित देखभाल और सुरक्षा करना जरूरी है। धान में नाइट्रोजन की दूसरी और अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 से 55 दिनों के बाद, यानी बाली बनने की शुरुआती अवस्था में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के लिए 30 किलोग्राम और सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ध्यान रखें कि टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। बालियां और फूल निकलने के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। धान में झोंका यानी ब्लास्ट रोग लगने की भी आशंका रहती है। ये रोग फफूंद से फैलता है। पौधों के सभी भाग इस रोग से प्रभावित होते हैं। असिंचित धान में इस रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। गांठों पर भी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिनसे पौधों को नुकसान पहुंचता है। वहीं धान में तना छेदक कीट लगने की भी आशंका रहती है। धान में तना छेदकों की 2-3 प्रजातियां होती हैं, जिनमें पीला और गुलाबी तना छेदक मुख्य है। पीला तना छेदक धान में लगने वाला विशेष कीट है। गुलाबी तना छेदक बहुफसल भोगी होते हैं। फसल की शुरुआती अवस्था में इसके प्रकोप से पौधों का मुख्य तना सूख जाता है। इस कीट से फसल को बचाने के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। रोपाई के 30 दिनों बाद से ट्राइकोकार्ड 1 से 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 2 से 6 सप्ताह तक उपयोग करें। तो जानकारी ली आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए धान के बारे में, और विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब यहाँ रुक कर लेते हैं, डॉक्टर आर.जी. सोम कुमार का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोम कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, अंगूर की खेती की जब हम बात करते हैं, कितनी फ़ायदेमंद अंगूर की खेती और खासतौर से उचित समय इसके लिए हम क्या मान सकते हैं? जी नमस्कार। अंगूर की खेती फायदेमंद तो है। बहुत सारे फसलें हैं हमारे पास में, फ्रूट क्रॉप जो है, फल जितने भी, उसमें से हम अगर देखते हैं तो हमारा अंगूर जो है, अंगूर का उत्पाद
अच्छा होता है और उसकी जो निर्यात है, एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता है। इस साल लास्ट ईयर 2018-19 का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो 2300 करोड़ का बिजनेस मतलब एक्सपोर्ट हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। या बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे फल वर्गीय फसलें हैं उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में अगर हम बात करते हैं तो अंगूर की फसल काफी फायदेमंद है। और अभी इस बार की जो बात करते हैं तो अभी हर साल कुछ ना कुछ समस्या आते रहती है, लेकिन उस समस्या के ऊपर भी हमारे जो किसान भाई है वो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान जल्द से जल्द हम निकाल सकें, और जो हमारे किसान हैं आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी समस्या का समाधान हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर उनको बताएंगे। फिलहाल आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। किसान पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान आदि के अलावा बड़े पैमाने पर फलों की खेती भी करते हैं। फलों के बाग किसानों के लिए उचित आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की खेती की बात करें तो सही तरीके से बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने पर ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित हो सकती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। उत्तर भारत में अंगूर की फसल वर्ष में एक बार जून में ली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में फसल 2 बार ली जा सकती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है, लेकिन बहुत अधिक तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अधिक तापमान के साथ अधिक आर्द्रता होने से फसल में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। जलवायु का फल के विकास, पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफी असर पड़ता है। अंगूर के पकते समय बरसात या बादल का होना नुकसानदायक रहता है। ऐसा होने पर फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अंगूर की खेती के लिए काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। तो जाना आपने किस तरीके से अंगूर की खेती करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि जो आवश्यकताएं हैं लगातार उनकी पूर्ति आप करते रहें। इस बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दिनेश आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अभी जो एक महत्वपूर्ण अवस्था चल रही है हमारी जो धान की फसल जिन किसानों ने ली हुई है, लेकिन इस दौरान कई तरह के हम मान सकते हैं कीट जो हैं वो किसानों को परेशान करते हैं। और सबसे पहले अगर तना छेदक की हम बात करते हैं, किस तरीके से इसका समाधान हमारे किसान भाई कर सकते हैं और क्या लक्षण इसके नज़र आएंगे हमें? तना छेदक किसी भी अवस्था पे जो है आ जाता है, वानस्पतिक अवस्था पे भी आता है और बाली निकलते टाइम तो काफ़ी बार आ जाता है जी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, यानी चांदी के रंग की हो जाती हैं और उनमें दाने खाली रह जाते हैं। इस तरह की बाली को अगर किसान भाई खींचते हैं तो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है जी। इसमें होता क्या है कि तना छेदक की इल्ली या गिंडार होती है जो तने में नीचे से अंदर से घुस जाती है और घुस के अंदर का भाग खाती रहती है, जिससे बाल का संपर्क जो नीचे होता है वो टूट जाता है, तो बड़ी आसानी से बाल बाहर खिंच जाती है जी। इसके लिए आप कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार दवाई आती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुरक दें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बेहद ज़रूरी कि आप सही समय पर जो कुछ दवा है उसका इस्तेमाल करें और जो कीट का आपको लग रहा है असर प्रकोप नज़र आ रहा है तो उसको आप समय रहते नियंत्रित कर सकें। साथ ही डॉक्टर सोमकुमार आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अपार संभावनाएं नज़र आती हैं अंगूर की खेती की जब हम बात करते हैं, निर्यात के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, मुनाफा इसके ज़रिए काफ़ी है, लेकिन प्रमुख प्रजातियों अगर किस्मों की हम बात करते हैं, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनकी पैदावार लेकर जो किसान हैं अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? जी,
हमारे यहाँ क्या है कि मेन एरिया ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है जी। और ये बॉर्डर्स में, तो ये ग्रीन जो वैरायटीज है, हरी वाली प्रजातियां जातियां है, उसमें है थॉमसन सीडलेस और उसके जो कुछ क्लोन्स है, तासे गणेश बोलते हैं उसका नाम है, एक क्लोन टू ये है वैरायटी एक, देन सोना का है, ऐसी ये वैरायटीज है। उसके बाद में दूसरा कलर्ड में आते हैं हमारे ग्रेप्स, एक्सपोर्ट के जो निर्यात करते हैं हम, उस निर्यात में कुछ वैरायटीज है, ऐसी जातियां है, वो कलर्ड में है। शरद सीडलेस के क्लोन्स है, जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि नाना साहेब पर्पल सीडलेस एक वैरायटी है जी। तो ये ऐसी जो वैरायटीज है, सरिता सीडलेस है, ब्लैक सीडलेस लंबाई है। अभी एक नई वैरायटी हमारे पास में एक क्रिम्सन सीडलेस करके है, फैंटासी क्रिम्सन सीडलेस, एक क्रिम्सन कलर है उसका जी, रेड कलर। देन फैंटासी सीडलेस करके एक वैरायटी है, ये जो वैरायटी है फैंटासी सीडलेस ब्लैक सीडलेस है। फैंटासी सीडलेस और क्रिम्सन सीडलेस ये ऐसी जातियां है कि जिनमें संजीवक के जो है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स बोलते हैं, वो उसकी जरूरत नहीं होती और थिनिंग करने का जरूरत नहीं होता। यानी काफी उन्नत किस्में जो हैं वो हमारे पास हैं, जिनका चयन हम कर सकते हैं। फिलहाल इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो अंतमान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मिल रही। सर हम ये पूछना चाहते हैं, हम अंगूर की खेती करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में सर हम अंगूर की खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि उसमें प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन और कितनी लागत लग सकती है। चलिए बिल्कुल। सर हम जैविक करना चाहते हैं तो क्या उसमें हमें सफलता मिलेगी? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सोमकुमार रायबरेली से हमारे साथ अंतमान जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। अंगूर की खेती ये करना चाहते हैं, वो भी जैविक पद्धति से, और जानना चाह रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करते हैं तो कितनी लागत इसमें आ जाएगी और कैसे मुनाफा इनको मिल पाएगा? जी, ये आप रायबरेली का जो बात कर रहे हैं वहां पर अगर लगाते हैं हम, तो उसमें उस साइड में उस क्षेत्र में जो जातियां लग सकती है, जैसा कि फ्लेम सीडलेस है जी। हमने हमारे संस्थान ने एक मांजरी नवीन करके एक जाति विकसित की है, वो अर्ली मतलब जल्दी आने वाली जो कुछ जातियां हैं वो आप वहां पर लगा सकते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर आपके यहाँ लगाना है तो उसका क्या है कि ये फसल जो है, ये फल जो है जी, बाकी के जो फल है उसके तुलनात्मक इसमें पैसा ज्यादा लगता है शुरू में पैसा ज्यादा लगता है। जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर 1 एकड़ का जो खर्चा है 6 लाख तक उसका 1 एकड़ में खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वाइनयार्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब लगाने के लिए। उसके बाद में हर साल का 2 से 2.5 लाख रुपए तक, और इवन समटाइम्स कभी कभी 3 लाख तक भी उसका खर्चा जाता है। लेकिन उसका उत्पादन जो है, उत्पादन अच्छा मिलने से उसका जो मुनाफा है, मुनाफा भी हमको उतना ही मिलता है। जैसा कि हम 2 लाख रुपए अगर 1 साल में खर्चा करते हैं उत्पादन खर्चा, तो उसमें हमको 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तक हमको आसानी से उसके ऊपर से मिल जाता है जी। तो और आपका ये दूसरा प्रश्न आपका जो है जैविक अंगूर जैसा एक फसल है सर कि जैविक इतने आसानी से और बहुत जल्दी नहीं होता। उसको धीरे धीरे थोड़ा सा आपका केमिकल रसायन जो है वो रसायन इस्तेमाल करना है, कुछ जैविक इस्तेमाल करना है, दोनों को मिक्स करके हम अगर इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे हम रसायन जो है, केमिकल्स है, वो विड्रॉ अगर करते हैं, हम बाहर निकालते हैं, तो फिर जैविक खेती हमको आगे चल के कर सकते हैं हम, लेकिन एक साथ हम नहीं कर पाएंगे। यानी शुरुआती अवस्था में पूर्ण रूप से देखिए आप जैविक रूप से इसको नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप शुरू इसको कर देते हैं तो धीरे धीरे आप पूरी तरीके से इसको जैविक पद्धति के आधार पर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर दिनेश, आपने बताया था हमें जो कीटों की हम लगातार बात कर रहे हैं, और इसी में अगर हम बात करते हैं पत्ती लपेटक की, इसके किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और कितना नुकसान इससे हम मान सकते हैं जो फसल है उसको होता है? जी, पत्ती लपेटक कीट जो है नर्सरी से शुरू होके और आखिरी दिन तक कभी भी आ जाता है जी। और ख़ास करके जैसे इस समय भी अगर मौसम अनुकूल हो जाए तो पत्ती लपेटक भी कई बार काफ़ी नुकसान कर देता है। इसमें क्या करता है कि पत्ती का हरा पदार्थ खाता है और दोनों तरफ से मोड़ देता है पत्ती को, पत्ती में एक नाली सी बन जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, किसान भाइयों को लगता है देखने में कि किसी ने चूने से जो है खेत की पुताई कर दी हो, ऐसा लगता है, सफ़ेद सफ़ेद आपको पत्तियों का रंग दिखाई देगा। और इससे क्या होता है, दानों का भरना
काफ़ी प्रभावित हो सकता है। तो इसकी आप जांच निरंतर करते रहें। अगर पत्तों के रंगों में कोई परिवर्तन दिखाई दे, सफ़ेद या पत्ते लिपटे हुए दिखाई दें, तो तुरंत आपको इसका निदान करना है, इसका उपचार करना है। इसका उपचार वही है जो तना छेदक का है। जैसे तना छेदक में हमने बताया था 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दवाई प्रयोग करनी है। ये 4G में आती है, 4% में आती है। इसकी 10 किलोग्राम मात्रा दानेदार दवाई है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। चूंकि दवाई की मात्रा कम होती है तो इसलिए आप इसे रेत में मिला के खेत में समान रूप से बखेर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर। जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर दें। जी सर। जी हाँ सर। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, कम हो गया। हाँ सर, मेरे बोनिया धान का पौधा है सर। जी। बोनिया धान का पौधा है, उसमें झुलसा रोग और तना भेदक लग रहा है। ओक्टा और तना भेदक लगे हुए हैं उसमें? हाँ सर। झुलसा रोग, पत्ती का झुलसा लगा हुआ है। पत्ती पे आपके पीले रंग के धारियां बनी हुई हैं। हाँ। किनारों पे नोक की तरफ से पूरा पौधा लाल हो रहा है सर। लाल मतलब वो सूख के फिर भूरा भूरा हो जा रहा है। हाँ सर। ठीक है जी। इसमें क्या है, दो इनकी समस्या है। एक तो तना छेदक की समस्या है, जैसा कि पहचान किसान भाई जानते हैं। सफ़ेद रंग की बाली हो जाती है और वो बड़ी आसानी से खिंच जाती है जब हम हाथ से निकालते हैं और दाने खाली रह जाते हैं। जी। इसके लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G आती है, उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। दूसरा जो झुलसा ये बता रहे हैं, संभावना है कि ये जो जीवाणु पत्ती अंगमारी या झुलसा है वो हो सकता है। और इसके लिए आपको 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1.25 किलो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान से सुने, 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1.25 किलो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ये दोनों लें और 500 लीटर में घोल बना के प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर दें, तो ये जो झुलसा है इसका नियंत्रण हो जाएगा। तो देखिए, जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो सकता है, लेकिन ज़रूर यही कि जैसा डॉक्टर दिनेश ने कहा कि महत्वपूर्ण जानकारी है, आप बेहतर ढंग से सुने और लगातार अपने खेत की निगरानी भी करते रहें। फिलहाल हेलो किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारी का सिलसिला। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं धान फसल सुरक्षा को लेकर और उसके साथ ही अंगूर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। फिलहाल एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हम लोग जानना चाह रहा हूँ, हमारा जो बंगाल का है ना, अभी तो धान का बराबर खेत है जी। तो यहाँ तो धान उगलता है जी। तो खेत नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा सफेद हो रहा है।
नहीं, धान का अगली जो फसल है धान वो थोड़ा थोड़ा होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा धान है। जी बिल्कुल। प्रश्न क्या है आपका? तो हमारा जो प्रश्न है जो आप लोग अभी बताया जी, जो धान का जब बाली निकालता है ना जी, तो बाली में दाना नहीं होता है, वो सादा हो जाता है, खाली रहता है, तो दाना नहीं बनता। बाली जो निकालता हो, बाली धर के पकड़ के जब निकालता हो ना, तो फट से बाहर आता है। तो उसका जो नाली है जी, उसका नाली चीर के देखता हूँ, उसका अंदर एक कीड़ा रहता है जी, दाना के तो कीड़ा रहता है। चलिए बिल्कुल, ये लक्षण जो आप बता रहे हैं यूसुफ साहब, ये बेहद ज़रूरी कि लगातार हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो निगरानी करते रहें। क्या ऐसी स्थिति में कर सकते हैं डॉक्टर दिनेश जब समस्या हमारे सामने है तो? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ साफ है कि तना छेदक के लक्षण हैं जी, और तना छेदक का नियंत्रण आप मुख्य तौर पे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो बार बार हम बता रहे हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग में लाएं। और ये बिल्कुल इन्होंने सही जांच की, बाकी किसान भाई भी कर सकते हैं। अगर आपका स्वस्थ पौधा भी है मान लीजिए, तो जब तक ये कीड़ा नुकसान करता है इसका पता लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे से पौधे को तोड़ें, एक पौधे को, एक कल्ले को तोड़ें, तोड़ के नीचे से तने को उसको चीर के देखें जी। आप खुद कर सकते हैं। जब चीर के देखेंगे अगर उसके अंदर कोई सूंडी हल्के हरे या हल्के पीले रंग की सूंडी दिखाई देती है तो आप समझ लें कि तना छेदक इसमें आ चुका है और उसका नियंत्रण के बारे में आप तुरंत योजना बनाएं और इस दवाई का प्रयोग करें जिससे कि आगे नुकसान ना हो आपका। जी बिल्कुल, तुरंत देखिए आप ना सिर्फ जो दवा है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा आप जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे ज़रूर एक बार सलाह ज़रूर लें। फिलहाल आइए अब यहाँ रुक कर लेते हैं, डॉक्टर सोम कुमार जी का भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सोम कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग उन्नत किस्में हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसान जो भाई बहन हैं जो अंगूर की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, उन्हें रखना चाहिए? जी, इसमें अंगूर जब लगाते हैं तो ये होता है कि पहले हमने ये देखना है कि हमारी जमीन जो है, जमीन की परिस्थिति कैसी है, मिट्टी जो है वो मिट्टी में कुछ कमियां तो नहीं है, उसमें जो कमियां हैं वो पहचानना जरूरी होता है। इसीलिए और जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, पानी सिंचाई के लिए, उस सिंचाई के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टेस्टिंग करना हम बहुत जरूरी समझते हैं। सो मिट्टी और पानी इसका टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पानी में क्या कमियां हैं और जमीन में, मिट्टी में क्या कमियां हैं, उसी के हिसाब से हम उसके ऊपर कुछ कंट्रोल मेजर्स देते हैं। उसके साथ साथ वो मूल कारण है, रूट स्टॉक जिसको कहते हैं। सो ये मूल कारण लगाने के लिए, रूट स्टॉक लगाने के लिए हम सिफारिश करते हैं, फिर ये हम रेकमेंड करते हैं और उसके बाद में हम प्लांटिंग करते हैं, जो लागन है वो करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बेहद ज़रूरी कि जो मूल ग्रंथ है वो आप कहाँ से लेते हैं, क्योंकि उसके लिए जो प्रमाणित स्रोत हैं आप वहीं से संपर्क करें। उसके बाद अगर बेहतर हम मान सकते हैं कि जो पौधा आप लेते हैं उसके बाद अच्छे तरीके से जो उत्पादन है, वो फलन है, वो आपको मिल सकता है अंगूर में। लेकिन शुरुआती चरण में जो प्रबंधन है वो अपनाना बेहद ज़रूरी। यहाँ डॉक्टर दिनेश, आप हमें अलग अलग कीटों के बारे में बता रहे हैं जो धान को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। भूरा फुदका की अगर बात की जाए, किस तरह का ये कीट और कैसे प्रभावित करता है हमारी फसल को? भूरा फुदका मच्छर जैसे किसान भाइयों होता है, मच्छर के आकार का होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। जो किसान भाई पहचान सकते हैं वो बड़ी आसानी से इसको आप अपने खेत के अंदर जाएं और तनों पे आप ध्यान दें, पौधों को हटा के देखें कि तने पे छोटे छोटे मच्छर के आकार के भूरे रंग के कीड़े तो नहीं बैठे हुए हैं। उनकी पहचान करें। इसके वयस्क और जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तने पे बैठ के ये तने से, पत्ती के आवरण से रस चूसते रहते हैं और पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है। और अगर बाली अवस्था जो कि आजकल चल रही है, इस अवस्था में कीड़ा आता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसकी आपको निगरानी करनी है। और फिर क्या होता है कि जब ये तने को कमज़ोर कर देता है रस चूसने के बाद, तो पौधा आपका गिर सकता है। वो जो तना है बाली के वजन को नहीं संभाल पाता और दूर से देखने पे आपको ऐसे लगेगा जैसे खेत में हमारे आग लग गई हो। और जगह जगह ये आपको हिस्सों में ये इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो आप इसमें कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई आती है 3G, कार्बाफ्यूरान 3G
30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका बुरकाव करना है। इससे आप तना छेदक का इसका भूरे फुदके का नियंत्रण आप कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ निर्दोष जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। निर्दोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, जानना चाहें कि धान की बालियां निकल रही हैं जी, और हमारे यहाँ बारिश भी इसमें हल्की फुल्की हुई है जो है, लेकिन उसमें जो है उसकी जो बालियां निकल रही है उसमें दाना पड़ना चाहिए। फिलहाल उसके जो है जो जिसमें दाना पड़ना चाहिए जो है वो धान काले पड़ रहे हैं, क्यों? आपने ध्यान से देखा कि वो पहले सफेद पड़ते होंगे दाने आपके? जी जी, सफेद पड़ते होंगे, उसके बाद में काले पड़ते होंगे। सफेद का मतलब खाली दाना तो नहीं है वो आपका? नहीं, खाली अभी तो बालियां निकल रही है, लेकिन फिलहाल काला उसको नहीं पड़ना चाहिए। उसमें फूल आ रहे हैं तो उसमें दाना बैठना चाहिए। फिर तो बीच में जो उसमें धान है जो बीच में जिसमें चावल बैठना चाहिए, उसमें जो है कहीं कहीं इसमें जो है वो दाने उसके काले पड़ रहे हैं। हाँ, काले पड़ रहे हैं, लेकिन काले पड़ने के पहले शुरू में वो दाने आपके सफेद होते होंगे, बाद में काले होते हैं। जो खाली उसमें कोई दवा डाला जाए, कीटनाशक या मौसम से है, यही तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं आपको जी, हम बता रहे हैं। इसमें देखिए किसान भाइयों, धान की बाली 3 दिन लेती है निकलने में। पहले दिन ऊपर का 1/3 हिस्सा निकलता है, दूसरे दिन बीच का हिस्सा निकलता है, और तीसरे दिन उसमें नीचे का हिस्सा निकलता है। और जैसे जितना हिस्सा बाली का निकलता है उतने में फूल भी खिल जाता है, हाथ के हाथ फूल भी निकलता है उसमें। तो होता क्या है कि अगर ऐसी अवस्था पे बारिश हो जाए तो उसका फूल धुल जाता है। फूल के अंदर जो आपके इसके परागकण वगैरह होते हैं वो धुल जाते हैं और इसमें परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दाना सफ़ेद रंग का हो जाता है, खाली रह जाता है, और फिर इस पे फफूंद का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला पड़ जाता है। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में आएगी, कहीं कहीं दिखाई देगी आपको, और आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये लक्षण, इसी तरह के लक्षण गंधी कीड़े की वजह से भी आते हैं। गंधी बग। अब गंधी बग क्या करती है, जब दाने में आपके दूध बनना शुरू होता है तो उस समय पे गंधी कीड़ा उस दूध को चूस लेता है। दाना शुरू में खाली रह जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है बाहर से, फिर इसका रंग धीरे धीरे तब्दील होकर काले रंग का, हल्के काले रंग का या भूरे रंग का हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप खेत में अच्छी तरह से पहचान करें, क्योंकि गंदी कीड़े की तो बदबू भी आती है। जब इसका ज़्यादा हमला होता है तो खेत में आसपास बदबू भी आती है। अगर गंदी कीड़े की समस्या है तो आप तुरंत उसका उपचार करें, जिससे कि ये समस्या सुधारी जा सके। चलिए, बिल्कुल। ये आपको पहले करना होगा कि किस तरह की गंध तो आपको खेत में नहीं आ रही है, और इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदी बग की वजह से ये समस्या है, और इसकी रोकथाम या इसका नियंत्रण जो है वो आप आने वाले समय में कर सकते हैं। अब चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सोम कुमार जी का भी। डॉक्टर सोम कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआती अवस्था में किन बातों का ख्याल रखें, लेकिन वर्तमान अवस्था जो चल रही है हमारी, या किसानों की एक जो उम्मीद रहती है कि जल्दी से हमें जो फलन है मिल सके, इस बारे में हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, इस पर आपसे मैं जानकारी लूंगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ सर, अंगूर की खेती के लिए जानकारी चाहता हूँ। जी, हिमाचल प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, शिमला से, और अंगूर की खेती करना चाहते हैं। अंगूर की खेती के लिए जानकारी चाहता हूँ सर। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर सोम कुमार, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और शिमला से जुड़े हैं, और जानना चाह रहे हैं कि अंगूर की खेती कैसे कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो। जी, ऐसा है, आप शिमला में हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं आप, और वहाँ पर आपको अंगूर की खेती करनी है। बात यह है कि वहाँ पर हमारे जो बोलते हैं हम प्रूनिंग, छटनी जो है, यहाँ छटनी की बात करते हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया कि नॉर्दर्न कंडीशन, उत्तर भारत में एक बार छटनी करते हैं और एक ही बार फसल लेते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा देर तक चलती है वहाँ पर। सो हमारी छटनी जो होती है वो छटनी हमारी जनवरी के लास्ट सप्ताह में या तो फरवरी के पहले सप्ताह में होती है, और वो फसल हम काटते हैं मई तक या जून तक। ये बात यह है कि उस पीरियड में उस बारिश जब शुरू होती है तो बारिश के कारण क्रैकिंग हो जाता है, फटने की जो बेरीज, मनी फटने की जो बात करते हैं वो नहीं होना है। इसीलिए उस क्षेत्र में
जल्दी पकने वाली जातियां हमको चाहिए। तो उस विभाग में, उस साइड में जो है IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कुछ जातियां हैं जी, वो जातियां ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमने जैसे कि बोला कि फ्लेम सीडलेस है, वो जल्दी आने वाली किस्म है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं हम। मंजरी नवीन करके हमारे अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित, जो हमने एक किस्म तैयार की है मंजरी नवीन, वो जल्दी आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वहां लगा सकते हैं। इतना ही नहीं तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में जो शिमला के आजू बाजू में किन्नौरी करके कुछ है, किन्नौरी वो जो वैरायटीज है, कुछ किस्में है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कुछ प्लेन में भी आप लगा सकते हैं। लगाने के समय आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र के साथ में, उनके साथ में जुड़े रहिए, आपको समय समय पे जानकारी देंगे। हम इसी सप्ताह में वहां के हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ में हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रशिक्षण एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके तहत भी आपको हम जानकारी दे सकते हैं। लगातार समय समय पर जानकारी दे सकते हैं हम। संभावना है अच्छी है, वहां पर लगा सकते हैं आप, और जो किस्में हम ये बोल रहे हैं वो किस्में आप लगा सकते हैं वहां पर, और अच्छी फसल वहां हो सकती है जी। अच्छे तरीके से आप फसल वहां ले सकते हैं। उन्नत किस्म का आपको चयन करना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौदा गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? प्रफुल्ल भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम पहले आप कम कर दें। लगातार दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें, जिससे बेहतर ढंग से आपका जो सवाल है हम सुन सकें। जी चालू है, बोलो। हम बड़ौदा में अंगूर की खेती लगा सकते हैं क्या? बड़ौदा में अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर सोमकुमार। प्रफुल्ल भाई पटेल हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौदा गुजरात से, और अंगूर की खेती के मुनाफे आप लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ौदा से जो किसान जुड़े हैं वो जानना चाह रहे हैं यहाँ कैसी संभावनाएं हैं। जी पटेल साहब, आपके कच्छ वगैरह का जो एरिया है, उस एरिया में अभी कुछ लोगों ने अंगूर लगाए हैं, वहाँ कुछ फसल हो रही है। गुजरात का और जो तापमान होता है इतना ज्यादा नहीं जितना हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो होता है, या ड्राई क्लाइमेट जो बोलते हैं, वो आपके यहाँ पर है। और उसके लिए खास करके तापमान की बात करते हैं, टेम्परेचर वो ज्यादा, मतलब 40 तक का टेम्परेचर भी में अच्छे फसल आ जाती है। ज्यादा बारिश नहीं चाहिए। ज्यादा बारिश अगर होती है तो डिसीजेस, जो रोग है, रोग की संभावना उसमें ज्यादा होती है और उत्पादन खर्चे उससे बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे जगह, ऐसे जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में कोंकण है, सी बीच का साइड में अगर है, ऐसी जगह हम टालने की कोशिश करते हैं और हम बोलते हैं नहीं होगी फसल। लेकिन आपके गुजरात में फसल अच्छी हो सकती है, हो रही है वहां पर भी। जी बिल्कुल, यानी संभावनाएं हैं यहाँ पर, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी ज़रूरी कि और बेहतर जानकारी के लिए जो आपके निकटतम कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप सलाह या संपर्क उनसे कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। जो इनके सवाल हैं उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर,
जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। जिस सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं धान की फसल में किस तरह की देखभाल आपको करनी है, कैसे आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही अंगूर की खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं। अलग अलग जगहों से लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ हमारे उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर दिनेश, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। खासतौर से जब हम बात करते हैं धान की फसल के लिए जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी के समय जो स्थिति बनी हुई है, बालियाँ आ रही हैं, ऐसे में कितनी आवश्यकता रहती है सिंचाई की? जी, देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस साल बड़ी अच्छी बरसात हुई है और अभी भी कहीं कहीं पर हो रही है जी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हिस्सों में निश्चित तौर पे हर साल होता है कि कम बारिश हुई है जी। तो आपको धान की फसल में इस समय सही नमी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बालियां निकलनी शुरू हुई हैं, कहीं कहीं पर दाने में दूध भर रहा है। तो इस समय पे आप पानी की कमी ना होने दें। कम से कम 2-3 सेंटीमीटर छिछला पानी, हल्का पानी खेत में आप ज़रूर रखें। अगर ये पानी की कमी होगी, खेत सूखा होगा, तो आपके दाने की पैदावार पे तुरंत असर आएगा। तो पानी की व्यवस्था को आप बना के रखें। हाँ, साथ ही ये भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे जैसे बाढ़ की स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसकी निकासी का प्रबंध भी करें आप। और इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको धान की अच्छी पैदावार मिलेगी। साथ ही एक बात और है कि कटाई के लगभग 15 दिन पहले, 12 से 15 दिन पहले आप पानी लगाना बंद कर दें। उस समय ज़रूरत नहीं होती। जो बाकी बची हुई नमी है उसी से आपकी फसल की जो नमी की पूर्ति हो जाएगी और आपका खर्चा भी बचेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो आवश्यकता है वो हम मान सकते हैं उसकी पूर्ति होती रहेगी और आपकी जो लागत है वो यहाँ पर कुछ कम हो सकेगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी। हाँ जी सर, फरुखाबाद का जो एरिया है हमारा जी डिस्ट्रिक्ट का, तो सर यहाँ मतलब अंगूर की खेती हो जाएगी? अंगूर की खेती आप करना चाह रहे हैं? जी हाँ। चलिए डॉक्टर सोमकुमार, एक सवाल आया हमारे पास अवनीश जी का फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर अंगूर की खेती के लिए? ये सेंट्रल यूपी में पड़ता है जी। है आपका गांव, लेकिन अलीगढ़ में हमने अगर एक किसान भाई आए थे और किसान भाई हमारे यहाँ से हमने पौधे दिलाए, उनको पौधे लेके गए और 2 एकड़ में उन्होंने अंगूर लगाए वहां पर। बहुत अच्छा चल रहा है करके, बहुत अच्छा चल रहा है करके उन्होंने हमें बताया। तो अंगूर में क्या है, वही है जो उत्तर भारत की जो बात करते हैं हम, एक बार कटिंग करते हैं, हम कटाई करते हैं और एक ही बार हम फसल लेते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर मैनेज करते हैं, सही तरीके से उसका व्यवस्थापन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर अंगूर की खेती करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है साहब। आप कर सकते हैं वहां पर भी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सोमकुमार, तापमान की अगर बात की जाए, जलवायु की हम बात करते हैं, और जैसा आपने बताया कि जो छटाई की बात आती है, कितना महत्वपूर्ण है इस लिहाज से तापमान को भी अगर देखा जाए? जी, तापमान का ये होता है, अगर ठंड में ठंड अगर है, बहुत ही कम तापमान अगर जाता है तो उसमें ये होता है कि सफेद जो किस्में होती है उसमें पिंक बेरी करके एक सिंड्रोम आता है जी। जो हरा कलर का जो पिगमेंट होता है, उसमें हरा पिगमेंट वो बेरीज में, मनीज में, तो वो पिगमेंट कलर चेंज हो जाता है पिंक में, गुलाबी कलर में होता है। तो वो गुलाबी अगर बहुत ही कम तापमान आ गया उसमें तब। लेकिन आपके यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न कंडीशन में जैसा हम बोलते हैं ना, उत्तर भारत में वो जो तापमान है वो तापमान खत्म हो जाता है फरवरी से। फरवरी के बाद में अगर जून तक जो तापमान कम होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो वहां पर जो है फसल निकालना है, गुच्छे निकलना है, गुच्छों का डेवलपमेंट, गुच्छों का विकास होना है और फसल को अच्छी से वो परिपक्वता आना है। इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, आपके यहाँ पर नहीं होना है।
चलिए, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी फिर भी कि लगातार आपके पास पूरी जानकारी हो, तब भी आप कोई भी नई फसल के बारे में आप सोचते हैं कि इस फसल की अगर हम बागवानी करें कितना फ़ायदा इसके ज़रिए मिल सकेगा। लेकिन जो किसान हमारे धान की खेती कर रहे हैं, आपको किस तरह की देखभाल करनी होगी, ये लगातार हम बता रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर दिनेश अगर बात की जाए, जो किसान है कभी कभी उनके सामने समस्या रहती है, झोंका करके जो बीमारी है वो काफ़ी परेशान करती है, किस तरीके से इसका हम मान सकते हैं कि निदान हो सकता है? बिल्कुल, झोंका, बदरा, ब्लास्ट, ये धान का एक प्रमुख रोग है हमारे देश में, और इसकी आपको सबसे पहले निगरानी करनी है। ये रोग वास्तव में जो हमारी वानस्पतिक बढ़वार होती है तब से और पकने तक कभी भी आ सकता है जी। इस समय जैसे बालियां निकल रही हैं, निकल चुकी हैं, इस समय भी इसकी संभावना होती है। सबसे ज़रूरी है कि आप इसकी पहचान करें। इसके लिए इसको आम भाषा में ग्रीवा गलन या गर्दन तोड़ कुछ किसान भाई कहते हैं, ये रोग होता है। इसमें क्या होता है कि बाली तने के जिस हिस्से से जुड़ी होती है वहाँ पे जिसको हम गर्दन कहते हैं, वहाँ से बाली गलना शुरू हो जाती है। वो हिस्सा गल जाता है और टूट के बाली लटक जाती है जी। और लटकने पे दाने आपके खाली रह जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखने में आया कि रोग 24 घंटे में इतना तेजी से फैलता है कि रात रात में आपकी बालियां ज़्यादातर टूट के लटक जाती हैं। तो बेहतर होगा आप शुरू से ही अपनी फसल की निगरानी रखें, और अगर ये रोग आपको इसके रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत इसमें जो है वो हेक्साकोनाजोल नाम की दवाई आती है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें, या ट्राईसाइक्लाजोल भी ले सकते हैं। इसकी आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़क दें जी। लेकिन ट्राईसाइक्लाजोल का किसान प्रयोग ना करें जो बासमती धान उगाते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जी, तो वो इसका प्रयोग ना करें। आप उसकी जगह पे हेक्साकोनाजोल या बावस्टीन दवाई भी ले सकते हैं। बावस्टीन की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 200 लीटर घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको छिड़क सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इंद्रजीत जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सर मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती हो पाएगी कि नहीं सर? चलिए, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं, डॉक्टर सोमकुंवर, इंद्रजीत ठाकुर जी का ये सवाल है। शिवी मध्य प्रदेश, नमस्कार। आपको मैं ये बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में रतलाम में बहुत सारे अंगूर की खेतियां हो रही है। मंदसौर करके है, ये एक कृषि विश्वविद्यालय जो है, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मंदसौर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और वहां पर 50 किस्में लगाई है हमने। वहां पर हम समय समय पर वहां जाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। मैंने इसी साल फरवरी महीने में वहां पर एक फील्ड डे ऑर्गेनाइज किया है। रतलाम में एक 40 एकड़ का प्लॉट है साहब, रतलाम में जी। तो ये जो प्लॉट है वहां पर बहुत सारी किस्में लगाए हैं, 3-4 किस्में हैं वहां। उनका नाम है वो नाना साहेब पर्पल, सुपर सोना का, देन उसके बाद में थॉमसन सीडलेस, ये ऐसी जो प्रजाति किस्में हैं, ये किस्में वहां लगाई है और बहुत अच्छी फसल निकल रही है वहां पर। मध्य प्रदेश में कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई अड़चन नहीं है, आप अच्छी से लगा सकते हैं। और कुछ जरूरत है तो मंदसौर में एक जो केंद्र है, जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में आप एक नितिन सोनी करके, डॉक्टर नितिन सोनी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आगे का आप लगाने के लिए आप बात कर सकते हैं। या तो हमारे केंद्र से भी आप जुड़े रहिए, हम समय समय पर आपको जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि समय रहते आप जानकारी लें, प्रशिक्षण लें और उसके बाद क्षेत्र में आगे बढ़कर और अच्छा लाभ कमा सकें। फिलहाल हेलो किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं धान फसल की सुरक्षा और अंगूर की खेती के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। फिलहाल हमारे साथ पीताम्बर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पीताम्बर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी पीताम्बर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये हम जो जानना चाहते हैं, जो हमारे धान लगा है उसमें जो है सो बहुत सा कीट जो है ना तो नीचे से जो है ना बीट काट रहा है, सूख रहा है। जो तना है वहां से आपको उसमें कोई छेद दिखाई दे रहा है, काट रहा है कीटा? थोड़ा आराम से बोलें, धीरे धीरे प्रश्न बोलें अपना। पीताम्बर जी मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। ये जो धान लगा हुआ है ना उसमें क्या है, जो नीचे से ना अभी जो है ना सूख रहा है। नीचे से सूख रहा, नीचे से काला भी हो रहा है आपका? काले रंग का हो रहा है तना आपका? हाँ जी सर। तना काले रंग का हो रहा है जी। और पानी उसमें ज्यादा खड़ा हुआ था लगातार? जी सर, और पानी ज्यादा लगा हुआ था। हाँ देखिए, किस अवस्था में बालियां निकल गई या निकल रहा है आपका? नहीं, बाली अभी निकल नहीं रहा है। कौन सा वैरायटी लगाए हैं? आपको सर कतरनी है। अच्छा, देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है धान में कि तना नीचे से गलना शुरू हो जाता है, इसको तना गलन कहते हैं जी। और कई बार इसमें जो पत्ती का झुलसा होता है उससे भी गला हुआ महसूस होता है। तो इसमें तना गलन में जैसे नीचे से काला रंग का हो जाता है तना, और अगर इस तरह के तने को आप चीर के देखते हैं तो अंदर से सलेटी रंग का फफूंद आपको दिखाई देगा, आंखों से दिखाई दे जाएगा, और काले रंग के उसमें छोटे छोटे दाने या बीज से पड़े होंगे। तो ये तना गलन की पहचान है। सबसे पहले आप करें कि उसमें पानी को जैसे भी संभव हो उसका निकास करें जी। पानी का निकास करके हल्की हवा लगेगी उसको, और उसमें आप बावस्टीन का छिड़काव करें। 1 ग्राम बावस्टीन दवा 1 लीटर पानी, बड़ा आसान है याद रखना। इस तरह का आप 200 लीटर घोल प्रति एकड़ के हिसाब से बनाएं, और तने की तरफ उसका नोजल करके आपका जो फवारा है नोजल उधर करें और फिर इसका छिड़काव करें जी। तो इससे काफ़ी इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल, आप देखिए इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही रक्तजनित आभासी कण की अगर हम बात करते हैं, किस तरह की ये बीमारी है और क्या असर डालती है हमारी फसल पर? बिल्कुल, जब बालियां निकल जाती हैं और उनमें दानों में दूध भरना शुरू हो जाता है, इस अवस्था पे आभासी कण आ जाता है। मैंने अभी कुछ किसानों से बात की थी तो वो बता रहे थे जी ये बीमारी आ रही है। इसमें क्या होता है कि दाने ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाते हैं और उनका रंग जो है ना पीले रंग का पाउडर भर जाता है जी। पीला या नारंगी रंग का पाउडर सा भर जाता है, दाने मोटे से हो जाते हैं और फिर ये रंग बदल के गहरा हरा या काला रंग हो जाता है। शुरू में नारंगी है फिर काले रंग का हो जाता है। आप पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको, हल्दी गांठ रोग करके भी किसान जानते हैं। इसका नियंत्रण अगर आपको करना है तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 1.25 किलो 500 लीटर पानी में इसे घोल लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका आप
छिड़काव कर दें तो आभासी कंड का नियंत्रण हो जाएगा। और ये नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके जब किसान भाई बासमती जैसा धान उगा रहे हैं जिसकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें इसका नियंत्रण जरूरी होता है। निर्यात के लिहाज से काफ़ी ये महत्वपूर्ण, देखिए जो हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं और आपको मुनाफा अपना बढ़ाना है। तो साथ ही डॉक्टर सोम कुंवर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अंगूर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान जो हैं वो ले सकते हैं। ना सिर्फ निर्यात की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर रहती है, बल्कि कई उत्पाद जो है अंगूर की खेती करके अब किसान तैयार कर सकते हैं, इसका प्रसंस्करण करके। निर्यात तो एक बात हो गई है जिसमें हमको ज्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन हम हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को भी, हम हमारे गांव के लोगों को जो बोलते हैं लोकल मार्केट की, स्थानिक बाजार पेट बोलते हैं, उसमें भी हम बेच सकते हैं, उसमें भी हमें अच्छा सा मुनाफा मिला सकते हैं। तीसरा यह है कि हम उससे किशमिश बना सकते हैं, बेदाना जिसको कहते हैं हम, रेजिन बोलते हैं। तो ये किशमिश ये जो बनाते हैं ये बनाना बहुत आसान है। जो हम अभी क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करके, छटाई करने के बाद में, तुड़ाई करने के बाद में उसको कुछ थोड़ा सा एक केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, इथाइल वोलिएट करके कोई केमिकल है, और उसके साथ में हम उसको मिक्स करके उसमें पानी में रख के कुछ देर तक हम सुखाते हैं ड्राई शेड में, ड्राई जगह, सूखे हुए जगह शेड में हम सुखाते हैं। 15 दिन में उसका मुनक्का बन जाता है। अभी बात एक आपको ये भी बता दूं मैं कि इस साल जो कोरोना की जो महामारी से हम उलझ रहे थे मार्च महीने में, तब हमारे यहाँ पर मार्च महीने में जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, तब ये हुआ कि 25% हमारा हार्वेस्टिंग ही नहीं हुआ, तुड़ाई नहीं हुई थी। इस समय में मजदूरी की उपलब्धता नहीं थी। उस वक्त हमने हमारे यहाँ राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र में जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीक थी हमारे पास में, वो तकनीक ड्राइंग ऑन वाइन करके पौधे के ऊपर ही हम मुनक्का कैसे बनाए, ये तकनीक हमने किसानों को दिया। किसान भाइयों को, हमारे जो नासिक के जो किसान भाई थे जिन्होंने, जो हमेशा हर साल ज्यादा से ज्यादा निर्यात करते हैं, उनकी जो समस्याएं थी, उस समस्या के ऊपर हमने पौधे के ऊपर ही हम टहनी के ऊपर ही कैसे रेजिन बनाए, मुनक्का बनाए, उसके हमने उनको टेक्निक बताया। और वो तकनीक के कारण उन्होंने अच्छा खासा, मतलब जो नुकसान होने का था वो नुकसान हमारा बच गया उनका। तो ये जो तकनीकें हैं वो तकनीकें हैं। हम हमारे यहाँ पर जितना अंगूर तैयार होता है उसका 26 से 27% उत्पाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं उसके। तो ये बहुत सारी चीजें, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जूस भी बना लेते हैं हम। जूस के लिए हमारे यहाँ पर मंजरी मेडिका करके एक हमारी किस्म है, हमने हमारे संस्थान ने जो तैयार विकसित की है वो किस्म है मंजरी मेडिका। जूस का रिकवरी उसका 70% से ज्यादा है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसमें हेल्थ इश्यूज जो है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। ये हमने उसमें से एंथोसाइनिन एक्सट्रैक्ट किया। तो ये जो ऐसे कुछ किस्में हैं, ये जूस के लिए भी हम इस्तेमाल करके उन किसानों का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ हम हमारे भाइयों का, जो देशवासी हमारे, उनका हेल्थ इश्यू का जो बात करते हैं हम, हेल्थ की, वो हेल्थ भी उनके अच्छी रखने के लिए ये जो ऐसी किस्में हैं, ये किस्मों का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सा फायदा हो सकता है। यानी ना सिर्फ आर्थिक स्तर पर हम मान सकते हैं काफ़ी मदद किसानों को मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अंगूर की खेती। और आपने उदाहरण भी दिया डॉक्टर सोम कुंवर कि कैसे जो किसान हैं उन्होंने आपदा को अवसर में बदला और कोशिश की जो नुकसान है वो अपने पूरी तरीके से उसको मुनाफे में तब्दील कर सकें और अच्छी खासी आमदनी कमा सकें। फिलहाल डॉक्टर सोम कुंवर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो पूरे से डॉक्टर सोम कुंवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे अंगूर की खेती आप कैसे कर सकते हैं, क्या संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर दिनेश आपसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मेरा धान का जो बाली है मर जा रहा है सर। मतलब वो सूख जा रहा है, सफेद रंग का हो रहा है? जी, सफेद रंग का सूख जा रहा है। और फिर खींचते हैं तो आसानी से खींच जाती है बाहर? जी। हाँ, देखिए ये निश्चित तौर पे तना छेदक की पहचान है, और इसमें आपके दाने खाली रह जाते हैं और दानों का रंग, दाने बढ़ते नहीं और बाली सफेद हो जाती है। इसके लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर दिनेश, क्योंकि हम न सिर्फ रोग बीमारी आते हैं हमारी फसल में, लेकिन जब हम बात करते हैं अच्छी उपज हमें लेनी है, इसके लिए कौन सी और प्रमुख बातों का ख्याल रखें?
जी बिल्कुल, इस समय जो किसान भाई बीज की फसल उगा रहे हैं, धान का बीज तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें तो निश्चित तौर पे जो हमारे खरपतवार वगैरह हैं उनको निकाल दें, पानी की सही व्यवस्था रखें जिससे दानों का भराव अच्छा हो, और इसमें रोग ग्रसित जो पौधे हों आपके बीमारी वाले, उन पौधों को निश्चित तौर पे आप छटनी कर दें धान की फसल से, जिससे आपको शुद्ध और अच्छे बीज की प्राप्ति। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश, आपका भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद। तो जानकारी ली आज आपने धान और अंगूर के बारे में। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से बात करेंगे खरीफ फसलों की कटाई और भंडारण को लेकर, और बात होगी बीजीय फसलों की खेती व तैयारी। काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में दोनों विषय। इसके साथ कि अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम आपके पास हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।